नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। दूसरे दौर में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले दौर की तुलना में वोटिंग थोड़ी बढ़ी जरूर है, लेकिन 3-4 राज्यों में बहुत कम वोटिंग हुई है। त्रिपुरा, बंगाल, केरल, असम में बम्पर वोटिंग हुई, तो राजस्थान में भी अच्छे वोट पड़े, लेकिन यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में उतना जोश नहीं दिखाई दिया। जमीन पर इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही मतदान के बीच ही ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसने विपक्ष को करारा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने भी टिप्पणी करते हुए कहा, उम्मीद है ईवीएम पर शक जताने की रवायत अब हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। ये कितनी खत्म होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को भी लपक लिया। उन्होंने हमला करते हुए कहा, बैलेट पेपर की लूट करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। तो क्या विपक्ष अब इस मुद्दे को भूल जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसने क्या कुछ कहा। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये लड़ाई बहुत लंबी है। वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। लड़ाई लगातार चलेगी, और लड़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट पड़ने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी, और इस बार के चुनाव में क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन को जिताओ,
समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है, ईवीएम का मुद्दा बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं 2019 की तुलना में 2024 में कितना वोटिंग हुआ है। हालांकि ये शाम को 5 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं 2024 के, तो इसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है क्योंकि वोटिंग 6 बजे तक चली है। थोड़ा सा मतदान प्रतिशत 19 की तुलना में घटा है, लेकिन पहले दौर की तुलना में बढ़ा है। ये घटा क्यों है? क्या लोगों में थोड़ा रुझान कम हुआ है? क्या जोश खत्म हुआ है? क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनके पास चलेंगे, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज दूसरे दौर की वोटिंग जो 13 राज्यों का 28 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश वहां से खबर आई कि जो है मतदाताओं में उतना जोश नहीं है वोट डालने को लेकर। नोएडा की बात करें तो बहुत कम वोटिंग हुई है। मथुरा में आखिरकार सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई। अमरोहा में वोटिंग थोड़ी ठीक हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 62% वोट अमरोहा में पड़े हैं। मथुरा में सबसे कम वोट 47% वोट पड़े। नोएडा में भी काफ़ी कम वोट पड़े हैं, करीब 44% वोट नोएडा में पड़े हैं। हालांकि गौतम बुद्ध नगर पूरी सीट मिला के ग्रामीण क्षेत्रों के वोट का खास ज़्यादा निकले। असम में अच्छी वोटिंग हुई है, पश्चिम बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई है, इधर राजस्थान में भी करीब 60% ज़्यादा वोट पड़ा है। तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, इनसे बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं पीयूष श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निशान ठाकुर हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदुकान दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले निशान ठाकुर जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, बावजूद इसके अखिलेश यादव जी मानने को तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं ईवीएम का मुद्दा तो बना ही रहेगा, बाकी कई दुनिया के देशों में ईवीएम नहीं चल रही है, उसे तुलना कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अब हम पीछे नहीं लौट सकते, इतने सालों से ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर कुछ चिंताएं हैं तो उसका ध्यान भी रखा गया है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की बात न मानना, ये कैसी सलाह है? मेरी आवाज आपको क्वेश्चन में आया नहीं, मेरी आवाज ब्रेक बताइए। क्वेश्चन को सीधा है, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर ये कहा है कि बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं हो सकती, ईवीएम से ही होगी, जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। उस पर अखिलेश यादव जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लड़ाई लंबी है। सुप्रीम कोर्ट ने भले डिसीजन दे दिया है, लेकिन लगातार आगे भी लड़ाई चलती रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देने के बाद भी लड़ाई किस तरह चलती रहेगी, इस पर थोड़ा सा समझाइए। होगा प्रथम चरण और दूसरे चरण दोनों इस कदर वोटिंग को अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो उससे जवाब जनता दे रही है। आप देखिए कई मौके पर ऐसा हुआ भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हुए हैं, उसको अजान तो पाकिस्तान का लेना पड़ा। आप देखिए जिस देश में इतनी बड़ी बातें इतना सारा आपने उन्होंने काम किया है, अपना काम करने के बाद भी किसी 70 सालों का जिक्र करने के बाद तो कुछ बात से आप आकलन लगाइए देश के नेता किस कदर बौखलाए हुए हैं और किस कदर देश की जनता ने जो है तो वो सिलो वोटिंग करके जवाब दिया। आप देखिए आने वाले समय में नीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन करेगा। तो इसमें कोई बताने का संशय नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान शुरू हुआ है और दूसरे चरण में, क्योंकि देश की जनता को सोचने के लिए जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी और लोग और सिलो वोटिंग इसका नतीजा है कि आप देखिए आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। अच्छा, ठीक है। पीयूष श्रीवास्तव जी, इंडिया गठबंधन की बात है, अखिलेश जी इंडिया गठबंधन में ही हैं और उन्होंने जो कहा है ईवीएम पर लड़ाई लंबी चलती रहेगी, ठीक है, हम रुकेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी। क्या आपको लगता है ये सही रुख है?
देखिए, जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की, तो चाहे अखिलेश जी हो चाहे इंडिया गठबंधन के साथी हो, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर अध्यादेश लाने वाले नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हमारे पक्ष में रहे तो भी, हमारे विपक्ष में रहे तो भी, हम हमेशा उसको मानते होंगे। दूसरी बात, मैं देखिए एक बात इससे उदाहरण देना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी की बात ही नहीं, ये अब विश्व ये बात बोल रहा है ईवीएम को लेकर। मगर एक बार माननीय न्यायालय का ये डिसीजन आ चुका है, ये निर्णय आ चुका है, तो चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई और देश हो, चाहे कोई और देश हो, सभी लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर तो रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमारे देश की बात हो रही है, आज मुद्दा हमारे देश का है, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, दूसरी बात आपने अभी एक और कही कि जो मतदान में कमी हो रही है, वो निश्चित रूप से खतरे का संकेत नजर आ रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो जुमलेबाज सरकार का जो 400 का नारा है, अब मुझे लग रहा है कहीं वो 40 और 4 पे ना सिमट जाए, मुझे तो ये डर लग रहा है। और वैसे भी तमाम सर्वे जो इंटरनेशनल सर्वे है, तो दिखा ही रहे 150 180। चलिए मैं एक लाइन इसमें और भी बढ़ा देता हूँ कि इस बार पूरी मजबूती से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं राजस्थान में चुनाव में तीसरा करेंगे, तो राजस्थान में ये संकेत है कि 400 पार का जो जुमला इन लोगों ने, क्योंकि हम तो वहां सिलेंडर 400 में दे रहे थे, अब पता नहीं वो 400 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप ही लोग बता पाएंगे। और जिस हिसाब से कर्नाटक में हो रहा है, जिस हिसाब से, उसका मतलब जनता वहां की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो सबके सामने है कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा लगभग मुझे लगता है साफ हो गया। इस बार उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर को वापस मोड़ देंगे गोरखपुर की तरफ। और गोरखपुर ही नहीं, बनारस से गाजीपुर, गोरखपुर, चंदौली, मऊ, इटावा, बुलंदशहर, आजमगढ़, हर जगह इंडिया गठबंधन की सरकार हुई। काशी से आता हूँ जहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी सांसद हैं, अब वहां से लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, और बनारस की भी स्थिति खराब है। और मैं आपको एक और मुद्दा बताना चाहूंगा, मानिए मैं तो 2 मिनट और लूंगा। साफ साफ आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा। अभी निर्मला सीतारमण आई थी, आचार संहिता में उद्घाटन होता है क्या, या राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं उनसे पूछिए, बताएंगे। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा बढ़िया पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो आचार संहिता का भी उल्लंघन हो रहा है। एन केन प्रकारेण हार को कैसे छुपाना है, अब भारतीय जनता पार्टी इस पर आ गई। ठीक है। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार, 1 मिनट और, इंडिया गठबंधन की सरकार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां से हटाएगी और एक सच्ची, स्थिर और एक सामाजिक सरकार नई दिल्ली के तख्त पर बैठेगी। ठीक है, तपोस पाल जी, आपको आवाज आ रही क्या? ठीक है, इंदुकांत दीक्षित साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और आपने प्रतिक्रिया सुन ली पार्टियों की, ये मुद्दा बनाने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लंबी जारी रहेगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई तथ्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमने जांच करा ली और सारी बातें जो है चुनाव आयोग की सुन ली, उसमें जो थोड़ी बहुत शक की गुंजाइश थी उसको भी उन्होंने जो है राहत दे दी। चलो ठीक है, आप जांच करा सकते हो, 100% नहीं, लेकिन अगर 2 4 5 जो है जहां पर भी आप कर सकते हो। उसके बावजूद विपक्ष इसको जबरदस्ती मुद्दा बनाए रखना चाहता है। जी नमस्कार नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। हमारे जितने को पैनलिस्ट लोग हैं, पीयूष श्रीवास्तव जी और निशांत जी को भी मेरा नमस्कार। पीयूष जी शायद कह रहे थे वो बनारस के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं पीयूष जी? जी जी सर। कहाँ, बनारस से? हाँ जी सर। जी देखिए, संयोग की बात है कि मैं भी वाराणसी से ही हूँ नवीन जी। अच्छा, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश है वो ईवीएम का मुद्दा उठाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर चुनाव के बीच में फैसले को लेकर भी अलग राय रखता हूं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है नवीन जी कि जब भी कोई चुनाव से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, सीधे तौर पे, जैसे 2 उदाहरण मैं देता हूं। ये जो आपके ईवीएम का मामला था,
चुनाव के ठीक पहले अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था उस पर हियरिंग करती है, इंटरटेन करती है, तो निश्चित तौर पे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के वोटर के मन में संशय हुआ होगा कि कहीं न कहीं तो गड़बड़ है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस मामले में, और उसको भी कहीं न कहीं फेथ कम होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने तो कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तो अगर ये पिटीशंस पिछले 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने पहले थे, तो या तो सुप्रीम कोर्ट को इसको सुनवाई करके इसका निपटारा चुनाव से 1-2 महीने पहले कर देना चाहिए था, या अभी न कर करके चुनाव के बाद करना चाहिए था। चुनाव के बीच में करने से देखिए 2 चीजें होती है नवीन जी। एक ये कि जब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रहा था तो पब्लिक के मन में एक संशय होगा कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रहा है, पिटीशन को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब कहीं न कहीं संशय है। दूसरा मामला होता है कि अब फैसला दे दिया चुनाव के बीच में, तो एक सत्ता पक्ष को पूरा मौका मिल गया जो ईवीएम के समर्थक थे। मोदी जी ने आज कहा अपनी सभा में वेस्ट बंगाल में कि बहुत बड़ा तमाचा है झूठ बोलने वालों को, वो बूथ लूटने वालों के लिए। तो एक तरह से विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दो, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, उस पे हियरिंग नवंबर में खत्म हो गया था नवीन जी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में रिजर्व किया जजमेंट, चुनाव के ईव पे दिया। अगर वो नवंबर में फैसला तय करने के बाद नवंबर के एंड तक अगर उन्होंने फैसला सुना दिया होता, तो आज चुनाव के पहले उस पर काफी चीज, दूध का दूध पानी का पानी, कौन सही है गलत, उस पर अच्छी डिबेट हो गई होती। और अब मुद्दे पे आता हूं कि जिस तरह से आपको याद होगा कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूरा डायरेक्शन दिया था और चुनाव आयोग ने सारे पक्षों को, सारे पार्टियों को अपने ऑफिस में बुलाया था, मौका दिया था कि आप छेड़छाड़ करके दिखाएं, कोई नहीं कर पाया। नहीं, मेरे ख्याल से दीक्षित जी इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, इसलिए भी आज डिसीजन दिया होगा कि लोगों के बीच में जो जैसा आपने कहा कोई शक संयम न रह जाए कि नहीं ईवीएम जो है पूरी तरह ठीक है, आप लोग वोट डालिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। पहला फेज भले निकल गया है, दूसरे फेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डालिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये कहा हो गया। मोदी जी तो खैर हर मुद्दे को अपना मुद्दा बना लेते हैं, वो उनकी बात तो अलग है। चुनाव के ठीक पहले क्यों हियरिंग करना? चुनाव के पहले हियरिंग करने की जरूरत नहीं थी। या तो चुनाव से 1-2 महीने पहले हियरिंग करते या चुनाव के बाद करते। 5 साल का गैप है। आप जनरल इलेक्शन के 1 दिन पहले वोटिंग की या 2 दिन पहले या 2 दिन बाद हियरिंग करते हैं और चुनाव के बीच में फैसला देते हैं, तो मैं तो मानता हूं सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी कहीं न कहीं जो इलेक्टर्स हैं, मतदाता हैं, उनको प्रभावित कर रहे अपने जजमेंट से। ऐसे जजमेंट पे प्रतिबंध होना चाहिए चुनाव के समय में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इरादों पे जो है शक जाहिर नहीं कर सकते, ये हम मानना है, आप भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। तपोस पाल साहब, जैसा कि आप ईवीएम के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत करारा हमला बोला, क्या जरूरत थी इस हमले की? आखिरकार ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट ने शक खत्म कर दिया था, बैलेट लूटने वाले, बैलेट का जमाना तो चला गया बहुत पहले ही। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज कोई नया बयान दिया है इस पे, तो उसके लिए मैं अवगत नहीं हूँ। और पहले जो उन्होंने संसद में बोला था तो वो ठीक है, क्योंकि बैलेट से भी जब हमने चुनाव लड़ा है तो हम चुनाव जीते हैं, और ईवीएम से भी जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें भी जीत रहे हैं। लाने में सबसे बड़ी भूमिका तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस उसमें 2-2 विधेयक लेके आए, उस पे वो उन्होंने पूरी डिटेल में चर्चा की और फिर सब लोगों को उन्होंने कन्विंस किया कि हाँ देखिए ईवीएम इज इम्प्लीमेंटेड। तो इसमें प्रश्न नहीं, तो वो ये कहते हैं ना कि लेके भले हम आए थे, लेकिन बीच में जो है बीजेपी की सरकार ने उसको जो है तोड़ मरोड़ दिया, उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया जो उनका सिस्टम है काम करने का, वो कहते हैं ना। वो देखिए, ईवीएम को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अपना कैंप लगाया था और उसमें सारी पार्टियों को निमंत्रण भेजा था कि सबसे ज्यादा आरोप ये लगाते थे सौरभ भारद्वाज, आप पार्टी के जो हैं वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उसमें कहें कि आप हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, हम ईवीएम हैक करके दिखा दें। और ईवीएम को लेके सबसे ज्यादा यही लोग हल्ला मचाए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुले तौर पे सबको आमंत्रण किया था और निमंत्रण भेजा था कि आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए, आपकी जितनी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करिए। एक पार्टी के एक
प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे ईवीएम हैक करने के लिए। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, कोई इंडिपेंडेंट पार्टीज भी नहीं पहुंची वहां पे। उन्होंने ये बताया था कोई भी आए और हैक करके दिखाए। तो देखिए विपक्ष क्या बोलता है और ये क्या बोलता है, उसको उस पे अगर हम लोग लगे रहेंगे तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी बुद्धि का जो लेकिन स्तर है तपोस जी, वो विपक्ष कह रहा है मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, ये चलता रहेगा, लड़ाई लंबी है। किसको लेके? ईवीएम को लेके? ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव जी का बयान है कि लड़ाई लंबी है, चलती रहेगी। अब भाई अखिलेश यादव क्या बताएं, जो स्पून फीडिंग वाले नेता हैं उनका बयान लेके आप क्या करेंगे? देखिए उनकी लड़ाई लंबी है तो लड़ाई लड़ते रहे, आप क्या बताएं। ठीक तो है, लड़ते रहे, आप उसमें जवाब दे ही रही है, हमारी सरकार भी दे रही ठीक है। है। ठाकुर साहब कुछ बोलना हमारे चाह रहे हैं, नेता ठाकुर साहब भी दे बताइए रहे हैं। लड़ाई कहां तक लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? मैं इसका जवाब दूंगा। आपके पास आ रहा है उसके बाद। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा, मेरे वरिष्ठ साथी भी बैठे, आपके एनालिस्ट उन्होंने भी बताया कि चुनाव आयोग की बात कीजिए या फिर आज के टाइम में स्वतंत्र संस्थाओं की बात कर लीजिए, इस सरकार के अंतर्गत आज के टाइम में कोई निस्वार्थी संस्था रह नहीं गई है। इस चुनाव के बीच में ये फैसला आना होता है। दूसरी चीज, अगर भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वर्तमान सरकारों की तरफ से ओपीएम निकाल के हमेशा ही चुनाव के टाइम में, आप एक चुनाव नहीं, एएनबी चैनल की कई डिबेट मेरी देख लीजिए, अन्य चैनल की देख लीजिए, कोई भी चुनाव आप देख लीजिए, इस तरीके का, चाहे वो दंगे वाली बातें हो या निर्दोषों के ऊपर बुलडोजर चलाने वाला हो या फिर संसद भवन में सांसदों के ऊपर जो है कार्रवाई करना हो, जब भी चुनाव आता है ओपीएम की पुड़िया निकाल के कोई रोजगार की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे कोई, सुप्रीम कोर्ट में ठाकुर साहब, सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत लंबी लंबी सुनवाई करता है और चुनाव लंबा चलता है। बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाए जाने पर बात नहीं कहेंगे, ध्यान भटकाकर ओपीएम की पुड़िया निकाल के ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये समाजवादी नहीं, पूरी जनता की विश्वास का सवाल है। आप ये मत भूलिए कि सरकार की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं आप। फैसला आया है ईवीएम के पक्ष में जो आया है, तो जो भी है उसको सरकार, लेकिन ये चुनाव के दौरान जो फैसला आया सिर्फ परसेंटेज पे है, बाकी कोई परसेंटेज नहीं। फैसला क्या आया है, सवाल मेरा वो नहीं है कि क्या सब पर्सन है, बस ये है कि चुनाव के बीच में जो जनता का विश्वास तोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, ठीक है। पीयूष श्रीवास्तव जी, जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं पेशे से एक अधिवक्ता भी हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं प्रैक्टिस भी किया जी। तो आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी जो है नहीं की जा सकती, कोर्ट के आदेश पर नहीं किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। मगर मैं एक बात इस पे जरूर कहना चाहूंगा, जिस बात हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की, उस लाइन को मैं आगे बढ़ूंगा। कहने का मतलब टिप्पणी करना नहीं था, उनके कहने का मतलब मुझे लगता है, जो मेरी जहां तक राजनीतिक समझ है कि बीच में मतलब अभी इतनी जल्दी करने की, या तो इसको थोड़ा लेट में किया होता या थोड़ा और पहले किया जा सकता था। ठीक है, वो अपनी बात हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट की जो भी मजबूरी होगी या जो भी सारी चीजें होंगी, उसको मैं नहीं चाहता। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, आज ईवीएम का मुद्दा उठा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी, जिनके उठा तो विपक्ष रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उठा रही। मैं भारतीय जनता पार्टी बोल रहा हूँ, क्योंकि 2010 में भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री कैंडिडेट, जिसको आज इन्होंने बैठा दिया है घर पे, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, हम सबके आदरणीय, मेरे भी आदरणीय, हम सब के भारत की राजनीति के बहुत माहिर आदमी, आज उन्होंने मुद्दा उठाया। 2010 से आज क्या हो रहा है, 14 साल। तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव, तब ईवीएम का मुद्दा उनके साथ तो उस समय ठीक होना चाहिए था। और आज अगर विपक्ष उतार रहा है, जो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती है, हेलो मेरी आवाज आ रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती है, उसमें 0.1% का एरर तो रहता ही रहता है। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। पीयूष जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, ये मुद्दा खत्म हो गया कि नहीं? बाकी बातें तो बहुत सारी आप लोग कर चुके हैं, ये मुद्दा भी है कि खत्म हो चुका है? समय के साथ करवट लेता रहता है। अभी क्या पता आगे आने वाले समय में ईवीएम पे कुछ ऐसी चीजें निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट की धारणा बदल जाए। मैं और आप तो नहीं बैठे हैं ना, क्या पता उस समय क्या मामला निकल जाए, क्या चुनाव आयोग ने रिएक्शन दिया है, चुनाव आयोग ने रिएक्शन दिया है कि अब हमेशा के लिए मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए, सारे शक सब दूर कर दिए। मैं आपके साथ, आपके टीवी चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग को जो मामला हल कर देना चाहिए, चुनाव आयोग पर हम और आप विश्वास करेंगे।
तो संवैधानिक जो संस्था है, चुनाव विश्वास को आयोग नहीं करेंगे? चंडीगढ़ में क्या इलेक्शन करा रहा है? जो चुनाव आयोग इलेक्शन, यही सुप्रीम कोर्ट है ना जिसने पंजाब इलेक्शन में क्या आदेश दिया और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हफ्ते हफ्ते कुछ छुपा नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो टीम की तरह जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ये बना रहा है, चुनाव आयोग से बात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ फेयर। चुनाव आयोग को मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, तो आप मानेंगे किसको इस देश में? सुप्रीम कोर्ट को मैंने नहीं कहा, मैंने आप कह दिया मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का मैं नहीं दे सकता फिर पढ़ी। और मुझे लगता है यार जो भी लोग पॉलिटिकल जो लोग सोच होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं बोल रहे। उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में बोला, चुनाव आयोग की बहुत निंदा करता हूँ। चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव ये है कि वही सुप्रीम कोर्ट पंजाब की इलेक्शन में बोल चुकी है। और ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दा ना उठाए, इन्हीं के नेता 2010 में जब मुद्दा उतारे तो कहा था ये लोग, तब कहा मैं करूं तो सब ठीक, तू करे तो सब गलत, वारे दुनिया। तो ये समझ में आ रहा है इस बार जनता जवाब देगी, और काशी की धरती से भी और उत्तर प्रदेश और भारत की धरती से मैंने कहा कि इस सरकार को वापस भेजने का काम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गठबंधन एवं इंडिया गठबंधन के मेरे सभी भाई, सभी कार्यकर्ता और भारत देश की देवतुल्य जनता इस बार इसका जवाब देगी। ठीक है, ठीक है। तपोस पाल जी जवाब दीजिए। जी एक बार प्रश्न रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा सा। मैंने कहा है कि जो है कह रहे हैं कि जो है चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और आगे चलती रहेगी लड़ाई, देखते रहेंगे और इन चुनावों में जवाब मिल जाएगा बीजेपी को। देखिए चुनाव आयोग पे आरोप लगाने का ये मतलब है इस समय विपक्ष का कि ये चुनाव ये ऑलरेडी हार मान चुके हैं। ये पहला, प्रधानमंत्री जी ने भी पब्लिक मीटिंग में ये कहा है, और जिस तरीके के इस समय विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो बात करने का तरीका है उससे ये मालूम चल रहा है कि दे ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिफीट पहले चरण में। और आज के दूसरे चरण में खुद ही अभी बूथ में था, सवेरे से बूथ की जिम्मेदारी में था मैं, और जिस तरीके की वोटिंग हुई है, मैं बेंगलोर की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स का उत्साह जबरदस्त। अपार्टमेंट के लोगों में जो बाहर से आए हुए आईटी इंजीनियर से, कई लोग तो बाहर से ट्रेन और फ्लाइट पकड़ के आए कि हाँ हमें वोट करना है, वो जबरदस्त। और इतना मतलब इस तरीके का उत्साह, और पोलिंग बूथ से निकलते हुए जिस तरीके का सिंबल बनाते हुए वो जा रहे थे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे, तो देखिए विपक्ष क्या करेगा, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उसके पास ढंग के नेता भी नहीं है, बचे कुचे हैं। इंडी गठबंधन बनाए तो वो भी टूट टाट के इधर उधर चला गया। अब उसमें बचे हैं आपके राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव, ये दोनों मिलके बेचारे किसी तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी जवाब मिल जाएगा, कई बार तो आए हैं ये साथ में और साथ साथ घूमे हैं। देखिए इनके बस की बात नहीं है, ये स्पून फीडिंग वाले नेता हैं, ग्राउंड में ग्राउंड रियलिटी करने वाले। अच्छा आपको शायद मालूम होगा, भारत जोड़ो यात्रा के जो संयोजक रहे इनके मेन नेता, वो आज कर्नाटका में ज्वाइन कर लिए बीजेपी। आपने ये न्यूज चलाया कि नहीं? ये बहुत बड़ी न्यूज थी। तो इनके पास नेता ईडी सीबीआई से करवाते हैं आप लोग, जो है सबको जुड़वा लेते हैं। तो हर एक चीज में चुनाव हार जाए तो ईवीएम की गलती है, ये चोरी करे और पकड़े जाए तो कहें ईडी की गलती है, और उसके बाद ये जो है दुनिया भर के क्राइम में अपने आप को इन्वॉल्व रखे तो कहें कि सीबीआई पकड़ नहीं सकती है, तानाशाही कर रहे हैं। तो मतलब क्या करें, इनके लिए चोरी छोड़ दिया जाए, इनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो छोड़ दिया जाए, इनके जो चुनाव लड़ने के तौर तरीके हैं उसको छोड़ दिया जाए। इन्होंने इनका आप मैनिफेस्टो पढ़ के देख लीजिए, आपको नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया चुनाव के बीच में आया, वोटिंग के बीच में, वैसे वोटिंग के बीच में कैसे आप लोग जो है इनके नेताओं को उड़ा ले जाते हैं? आखिरकार पूरे चुनाव उन्होंने प्रचार किया और वोटिंग के दिन आपकी तरफ आ गए। देखिए यही तो मजे की बात है। हम हमेशा ईडी और सीबीआई जाके वहां पे रेड करती थी। मैं पश्चिम बंगाल की बात बता रहा हूँ, तो हमेशा ममता बनर्जी जाके या तो धरने पे बैठ जाए, नहीं तो उस पे बैठ जाए। बाद में क्या हुआ, कैश पकड़ा गया। एक 2 BHK फ्लैट में केवल कैश मनी 51 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए हैं। और आज क्या हुआ देखिए, कोर्ट ने वहां के जितने पैसे दे के जो टीचर बने हैं उन सबको रिजेक्ट कर दिया है।
तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मजाक बनाया है उन लोगों का जो एस्पिरेशन में थे कि हम टीचर बनेंगे। उन्होंने उन विद्यार्थियों ठीक का है, तो मजाक बात बनाया करेंगे तपोज जी, ठीक है, बात उस करेंगे। समय वक्त एक ब्रेक का है, involved थे। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ कर दिखाइए, सारे अपना फर्ज निभाइए, पक्के इरादे हुण अपना ये मतदान दा लेसन सब नूं सिखाइए। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। 4 ਮਈ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਵਾਓ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। पंजाब करेगा वोट 1 जून 2024 में। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर्म का फिर आपका स्वागत है। तो चर्चा चल रही है आज जिस तरह से वोटिंग हुई और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान हुआ, क्या होगा इसका असर, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के नेता तपोज पाल जी हैं, पीयूष श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता निशान ठाकुर हैं, समाजवादी पार्टी के नेता इंदुकांत दीक्षित साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निशान ठाकुर साहब, आपका बताना चाहूँगा, आपके मतलब का इश्यू है जिस पर आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ वोटिंग आज कम हुई है, बाकी जगह वोटिंग ठीक हुई है, लेकिन यूपी के लोग वोट डालने क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या लगता है आपको जो है? आपने कई मौकों पर देखा है, हमेशा ही ज्यादातर सरकारें देश की प्रथम कुर्सी तक उत्तर प्रदेश के माध्यम से जाती हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर इतना प्रेशराइज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ चुका है कि बेटियों के निर्वस्त्र दौड़ाने की आप बात कीजिए, गरीबों पे बुलडोजर चलाने की बात कीजिए, बेरोजगारी की आप बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, पत्रकार साथियों की बात कीजिए, या पीढ़ी दलित और औरत साथी की बात कीजिए। किसी भी भारतीय जनता पार्टी जिन वादों पर उत्तर प्रदेश के अंदर कई देश में आई, इसने इतना बड़ा चेहरा देश की प्रथम कुर्सी पर पहुंचाया, वो राज्य इस कदर हताश है जिसमें दोनों चरण में, प्रथम चरण में भी और द्वितीय चरण में भी, जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊट शूट बयानों के माध्यम से जनता ने वोटिंग डाउन किया है। और आप देखिए जिसे वोट देना था बहुत कम ही माध्यम से, बड़ा संशय का विषय फंसा हुआ है। वोट दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिया जाए? क्योंकि विपक्ष के पक्ष जो वर्तमान में सरकार है उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, समाजवादी पार्टी को प्रमुख दल है जो इंडिया कांग्रेस के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आप देखिए इन सब पर प्रहार करेगा और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को रोकने के लिए काम उत्तर प्रदेश करेगा। आप देखिए 4 जून का आप समय देखिए, उत्तर प्रदेश से ही दोबारा से प्रथम कुर्सी तक चेहरा जाएगा। तो कम वोटिंग ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक रूप हुआ करता था कि किसी के प्रथम चेहरे पर वोट मांग लिया जाए, वो अब संशय इनका दूर हो चुका है। आप ऐसे ही मेरे वरिष्ठ साथी जो पत्रकार बैठे हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करा लीजिए या चुनाव आयोग की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने भी कहा कि प्रथम चिन्ह लगाना चुनाव आयोग पर गलत है। मैं मानता हूँ, लेकिन सरकारों के माध्यम से, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे सपा की, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं खाली बीजेपी की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग की बात कीजिए या कुछ न्यायालय बात कीजिए या कुछ बड़े चैनल भी आप बात कीजिए, सरकार चलाए जाते हैं। चुनाव आयोग में बेरत में समझ सकता हूँ, उत्तर प्रदेश समझ सकता है। आप देखिए इस तरह का मुद्दे का फैसला आना, अभी फिलहाल में चिन्ह लगाता, क्या फैसला आया वो मुझे नहीं लगाता। ठीक है, चाहता हूँ कि आचार संहिता ठीक है निशान जी, ठीक है, बात हो चुकी है, आना गलत हुआ। ठीक है,
ठीक है तपोस पाल जी, यूपी में वोटिंग कम हो रही है, 80 सीटें हैं यूपी से, बहुत बड़ा दांव है आपका, इस दौर में ही बड़ा दांव था आपका, कहीं ना कहीं मामला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ इशारे आ रहे हैं, उतनी बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 400 पार, तो आप प्रधानमंत्री भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आज नहीं बोले ना, वो तेजस्वी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री आप दूसरे फेज के बाद। अरे भाई उन्होंने दिया है और बरेली में उसी मंत्र पे भाजपा के जो सारे कार्यकर्ता हैं वो उसी पे काम कर रहे हैं और उसी एजेंडा को लेके चल रहे हैं, और कितने अच्छे तरीके से सीटें निकल के आए उस पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बता दिया था। मथुरा जैसी सीट, मथुरा जो धार्मिक प्रयोजन के लिहाज से इतनी, वहां पे वोटिंग कम हो जाती है। बताइए, है मालिनी इतनी बड़ी स्टार वहां से खड़ी है, वहां वोट देने नहीं आ रहे हैं लोग। नहीं देखिए, मौसम का थोड़ा सा तो इफेक्ट रहेगा, उसमें इतनी गर्मी पड़ रही है तो उसके कारण थोड़ा सा एक इफेक्ट तो है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि परसेंटेज पहले भी कम हुए हैं और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा भी हुए हैं, और भाजपा हर एक चीजों में जीती है। आप वोटिंग परसेंटेज को आधार बना के देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कई एग्जिट पोल इसी आधार पे बना के कई बड़े बड़े कंपनियां अपना दावा ठोकना शुरू कर देती है कि इसको इतनी सीटें मिलेगी, इसको इतनी सीटें मिलेगी, और फिर होता कुछ नहीं है। सीटें तो आपको बताई जा रही है ज्यादा मिलेंगी, तो सारे सर्वेक्षण आपको बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं, ठाकुर लोग नाराज हैं, बता रहे हैं वेस्ट यूपी के जो है, कहीं असर है उसका? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा आपको काफी अच्छे तरीके के चीजें देखने को मिलेंगी, और कोई रिजल्ट खराब होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमने डिलीवर किया है। इन 10 सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने कभी भाजपा का कार्यकर्ता हो और जो सरकार में है चुने हुए प्रतिनिधि हैं, किसी ने भी कोई एक समय बता दीजिए जब वो रेस्ट लिए हों या कुछ किए हों। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस बार तो पहले दौर के बाद तपोस पाल जी, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप साउथ में हो या नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से सारे संघ एजेंसियां, सारे लोग लगे हुए थे लोगों को निकालने के लिए बाहर। नोएडा, वहां वोटिंग बहुत कम हुई है, मथुरा वहां वोटिंग कम हुई है, किशनगंज जहां से कांग्रेस जीतती है, हैरानी की बात है, मथुरा और किशनगंज दो बिल्कुल अलग अलग सीटें हैं, किशनगंज में वोटिंग बहुत कम हुई है। ये समझ में नहीं आ रहा मतदाताओं का रुझान कहाँ है, क्या है। इस पर मैं पीयूष श्रीवास्तव से भी थोड़ा टिप्पणी चाहूंगा। धन्यवाद। ऐसा है कि सबसे सुन रहा था इनकी बात, इन्होंने कहा 18+ वोटर आज अपनी किस्मत को आजमाएंगे, और वो आजमाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। इनको के परिवार की क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं। 400 पार तो 400 नहीं होने वाला है। अब प्रधानमंत्री जी जान गए हकीकत, और आप ये बात कह रहे हैं कि इस बार मजबूती से इंडिया गठबंधन, इस बात को कह रहे मौसम खराब है, मौसम आ गया बीच पे। अरे मौसम नहीं, मिजाज जनता का बदल गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और इस बार जो कह रहे थे कि 18+ वोटर, जय श्री राम इज नॉट अ पेटेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से वोटर भारतीय जनता किशनगंज पे बोलिए, किशनगंज तो आपकी सीट है, बिहार में किशनगंज तो आपकी भी सीट है, वहां ही वोट परसेंट गिरा है। देखिए, वोट परसेंट गिरा जरूर है, लेकिन इस बार किशनगंज भारतीय जनता पार्टी से पास का छोड़ दीजिए, वापस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास आएगा, कहीं कोई दो रात नहीं। ठीक है। आपको एक बात ये बताता हूँ, 1 मिनट और लूंगा। बार बार जनता को ये भरमाना छोड़ दीजिए। इस बार जनता पूरा करके पार्टी के खिलाफ वोट कर रही है, उसको किसी तरीके से इनको यहाँ से भगाने का मन। ठीक है। इंदुकांत दीक्षित साहब, जैसे मैंने मथुरा और किशनगंज का उदाहरण दिया आपके सामने, कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों में उत्साह नहीं है, भले वो विपक्ष को वोट देना नहीं चाहते हों, लेकिन सरकार को भी लेके उतना जोश नहीं है। 2 कारण हो सकते हैं, या तो उनको लग रहा है सरकार तो जीत ही रही है, क्या वोट खराब करना, क्यों लाइन में लगना, और या फिर वो निराश हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसको वोट दें, इसलिए वो निकल ले रहे हैं।
चाहे किशनगंज की बात हो चाहे मथुरा की बात हो, कुछ तो है जमीन में जो समझ में आ रहा है। नहीं देखिए, मुख्य कारण, इसका सबसे बड़ा कारण मैं देखता हूँ मौसम। हमारे यहाँ लोग इतने सुविधा भोगी हो गए हैं धीरे धीरे करके। आम जनता की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको पता चल जाए कि कोई मुफ्त चीज मिल रही है राशन की दुकान पे, तो कड़ी से कड़ी धूप में लाइन लगाकर लोग ले लेते हैं। लेकिन वोट डालना जैसे लगता है कि बहुत से लोगों को एहसान है, वो कर्तव्य के तौर पर नहीं, एहसान के तौर पर बहुत से लोग करते हैं। तो कड़ी धूप हो गई, मौसम थोड़ा खराब है तो नहीं करते हैं लोग। और इसमें कहीं न कहीं ये चूक हुई है चुनाव आयोग से, जिसमें पहले राउंड के इलेक्शन के बाद मौसम विभाग के साथ, आईएमडी के साथ लंबी चर्चा की बैठक। मेरा ये मानना है कि आजकल सैटेलाइट का जमाना है, तमाम मौसम के बारे में पहले से भविष्यवाणी होती है। अगर वो आईएमडी के साथ पहले बैठक किया होता चुनाव आयोग ने, और जो चुनाव की प्रक्रिया है पिछली बार 2019 की तर्ज पे कम से कम उसी टाइम टेबल से भी किया होता, तो इतनी गर्मी में लोग नहीं फंसते। लेकिन राजस्थान में तो अच्छा चुनाव, राजस्थान में अच्छी वोटिंग हुई है, जहां वहां भी मौसम काफी गर्म था। लेकिन देखिए, दो तीन चीजें होती हैं, केवल एक फैक्टर नहीं, ये जनरल फैक्टर एक ये है कि पूरे देश में एकदम तपती लू के बीच में इलेक्शन का पूरा कार्यक्रम है। आपको पता है कि पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण के भी कई हिस्सों में लू का प्रकोप होता है, पूरा अप्रैल एंड से लेकर के जून तक। और उसी समय सारे चरण में मतदान है, हद हो गई। और ये चाहते चुनाव आयोग के लोग तो पिछली बार 13 मई को चीजें खत्म हो गई थी, इस बार भी शुरू कर सकते तो थोड़ी पहले से तैयारी कर लेते। और दूसरा जो आपने बात कही उससे मैं सहमत हूं कि जब भाजपा के प्रधानमंत्री, देश के भाजपा के नेता स्वयं मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, तो बड़ी संख्या में उनकी फॉलोइंग है देश में, समाज में। लोगों को, खास तौर से उनके समर्थकों को ये लग सकता है कि पार्टी जब 400 सीटें पार कर रही है तो एक हमारे वोट देने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं देने से। तो एक शिथिलता आ गई, एक अपने आप में उनके में कहते हैं ना कि एक अति संतोष का भाव आ गया। शायद यही कारण है कि सेकेंड राउंड के पहले कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा भी स्वयं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने की, जिससे लोगों में फिर से जोश आए और एक लगे कि लड़ाई है, मोर्चे पे जाना है वोट करने की। जी ठीक है। पीयूष श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी, अब तो वायनाड का इलेक्शन पूरा हो गया, केरल का इलेक्शन पूरा हो गया, अब तो बता दीजिए राहुल गांधी कब अमेठी से उतर रहे हैं? बहुत खुशखबरी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। जहां तक आप हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पूरी तरीके से चुनाव के मूड में, और जल्दी आपको पता लग जाएगा कि राहुल गांधी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आज वायनाड में जिस हिसाब से राहुल जी को अपार जन समर्थन मिला, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी में बना काशी की धरती पे तो इनको हम लोग जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि अब ये लड़ाई सच और झूठ की हो गई है। अब ये लड़ाई बेरोजगारी, क्या कह रहे थे कि मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। अरे बताएं, बेरोजगारी अर्थव्यवस्था से बड़ा कोई मुद्दा है क्या? लीग से बड़ा कोई मुद्दा है क्या? मुद्दा बेरोजगारी का है, लेकिन राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा चल नहीं रहा है। क्योंकि जाति जनगणना की राहुल की नौकरी से इसको करेक्ट करनी क्यों नहीं आप कर रहे हैं? इसलिए बात ये कर रहे हैं कि किसकी जितनी हिस्सेदारी उसका उतना हो। मेरी हिस्सेदारी में हिस्सा खा जाओगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है जितना हिस्सा होता है उसको ईमानदारी से मिल जाना चाहिए। हम लोग ईमानदार लोग हैं, देश को 70 साल ईमानदारी से चलाया है, और ये 400 कर रहे हैं ना, राजीव गांधी 400 पार करके दिखाते हैं। देख ले क्या स्थिति होती है, जनता किस हिसाब से आक्रोशित है। चाइना के मुद्दे पे बात नहीं करना है, राष्ट्रीय मुद्दों का कुछ है ना, चाइना पे बात से पीछे हो जाएंगे। आप देखते रहिए ठीक है, देश में क्या किस तरफ लेती है। और 7 चरण के चुनाव में एक बात आज आप अभी बोल देता हूँ, 7 चरण के चुनाव में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसके सभी सहयोगी दल पूर्ण बहुमत से भारत में इस बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? प्रधानमंत्री पर जो भी होगा वो सब लोग बैठ करके उसको तय कर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए मोदी जी तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे ये लोग। ऐसा है, मोदी जी मान गए कि अब वो हार रहे हैं, तब वो यही सब बात करेंगे। ठीक है,
उनके 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 लोगों को भगाया जा रहा है। हरियाणा में क्या स्थिति हो रही है बताएंगे प्रवक्ता महोदय? मैं जानना चाहता हूँ, हरियाणा पर प्रकाश डालें। कर्नाटक में आपके लोग जब 5-5, 10-10 करोड़ लेकर नहीं हो रही है, हरियाणा में प्रकाश डालेंगे 2 मिनट? मैं डालू प्रकाश, नेशनल चैनल पर डालता हूँ प्रकाश, तो आप सुनते रहिएगा। आपके चुनाव में हरियाणा में लोगों ने कह दिया कृपया करके भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता हरियाणा के धरती पर प्रवेश करना वर्जित है। लिखा है कि नहीं बोलिए, मैं दिखा दूं। अब हरियाणा में कहाँ चले गए? हरियाणा में कहाँ चले गए? हरियाणा देश के बाहर में है ना? मैं हरियाणा भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं? तपोस पाल जी, थोड़ा गंभीर होकर जवाब दीजिए। आरोप प्रत्यारोप राजनीति चलती रहती है, वाकई कहीं ना कहीं चिंता है पार्टी में? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों में जोश नहीं है, भले मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी 2 दौर के बाद कि बीजेपी खिलाफ माहौल है, लेकिन बहुत ज्यादा समर्थन माहौल भी दिखाई दे नहीं रहा है। जो 400 सीट पे चाहिए तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों के अंदर, लोग जिताने के लिए आतुर दिखने चाहिए, कहीं कोई आतुरता नहीं दिखाई दे रही है, फॉर्मेलिटी भी नहीं कर पा रहे हैं लोग जो है। ये बहुत बड़ी चिंता तो है आप लोगों के लिए, मान जाइए इस बात को। नहीं, मैं कैसे मान जाऊं भाई, जब मैं ग्राउंड यहाँ पे पिछले 6 महीने से मैंने वोटर आईडी कैंप चलाया है। नहीं, वो तो बंगाल में की बात कर रहे हैं ना। मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे कांग्रेस का शासन है। कांग्रेस ने यहाँ पे फ्री बीज दे के लोगों को, यहाँ के कर्नाटका के भोले वाली जनता को जीता है। तो आज ठगने का काम किया यहाँ की जनता समझ रही है। मैं बेंगलोर की घटना बता रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने वोटर आईडी कैंप चलाया है यहाँ पे अपार्टमेंट्स में लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होते थे, मैंने चलाया। और आज जिस बूथ में मैं था वहां पे नए जो वोटर जुड़े हैं उसमें देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कुछ दिनों पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेके, और वो उत्साह दिखा है। आज इतने ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स निकले हैं, उन्होंने सेल्फी खींच के पूरे सोशल मीडिया में इतना ज्यादा प्रोपोगेंडा किया है अपना कि आप हैरान रह जाएंगे। हम लोग खुद आश्चर्यचकित रह गए। इंडिविजुअल थैंक्स देना, मैं कई व्हाट्सएप मैसेजेस आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। उन्होंने ये इंडिविजुअल मैसेजेस दिए हैं कि पिछले 10 साल से मैं बेंगलोर में हूँ और मेरे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं था कि मैं वोटर आईडी कार्ड बना पाऊँ। इट वाज योर एफर्ट बाय दैट वी आर एबल टू। कुछ दिन पहले तो आपकी सरकार थी तपोस जी, और आज हमने जो है 6 महीने पहले तो आपकी सरकार थी कर्नाटक में। एक मिनट, आप पूछ रहे हैं तो मैं अपनी चीजें बता दूं ना। मैं ग्राउंड की बातें बता रहा हूँ। आप कह रहे 10 साल से वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, साल में पहले आपकी सरकार थी वहां पर, तो अपनी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं आप। हमारी सरकार केवल 2 साल थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार 2 साल में भी वोटर आईडी कार्ड बन सकते थे ना? यहाँ पे उसके बाद जो है अभी कांग्रेस की सरकार है, तो इन्होंने कांग्रेस ने यहाँ पे क्या काम किया है वो आप देखिए, और किस तरीके का रोष है कांग्रेस के प्रति वो भी आप देख सकते हैं। मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं लोगों के साथ मिलता हूँ। एक धड़े के साथ जो है लोग मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। मोदी जी के अलावा और किसी का नाम सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। अरे ये बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी तो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। यहाँ पे जितना दौरा कर लेंगे हमारे वोट परसेंटेज उतना बढ़ेंगे, हम तो कहते ही हैं। राहुल गांधी आए ना, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, देखिए कितने राजस्थान में इनकी सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार चली गई, तो रिजल्ट दिख रहा है। और जहां तक ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए, मतलब जैसे नेता वैसे उनके प्रवक्ता, आईक्यू लेवल आप मैच करा लीजिए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखिए वायनाड के रोड शो की मैं बात बता दूं, वहां पे एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं दिखा है, लेफ्ट का झंडा दिखा है। हास्यास्पद क्या है, इस लोकतंत्र का मजाक किस तरीके से कांग्रेस बना के रखी हुई है वो देखिए। ये केरल में जो लड़ते हैं आपस में, वो कांग्रेस और लेफ्ट आपस में दुर्विरोधी होकर लड़ते हैं, और जब ये वायनाड में अपना पर्चा दाखिल करने गए तो वहां केवल लेफ्ट का झंडा दिखा। तो ये बता तो दे कि भैया ये पक्ष में है विपक्ष में है, केरल में उनकी भूमिका क्या है। वेस्ट बंगाल में ये जॉइंट वेंचर होके इसके तृणमूल के साथ लड़ते हैं और भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं, और यहाँ केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन अब तो अमेठी आ रहे हैं, वो अमेठी में थोड़ा माहौल बदलेंगे। वो अमेठी से गए क्यों थे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अमेठी से जो जहां पे गांधी परिवार की
वर्चस्व माना जाता था, ये बकौती मान के बैठे हुए थे कि हमारे तो मतलब जाएंगे और गरीबी हटाओ का नारा दिखाएंगे और झोपड़ी से झुक के निकलेंगे तो इनको वोट मिल जाएगा। तो वो जमाना गया। और राहुल गांधी के पूरे परिवार आ जाए, ये अमेठी नहीं जीत सकते। ठीक है, ठीक है, इनके बस की बात नहीं है। ठीक है। चुनाव लड़ना और इस देश में जनता के साथ बातें करना और जनता के लिए काम करना, ये परिवारवादी नेताओं के बस की बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, चाहे इंदुकांत अखिलेश दीक्षित यादव जी, हो और जिस तरह से कन्नौज से अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और राहुल गांधी अमेठी से उतर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल लगता है थोड़ा बदलेगा आपको, इनके पक्ष में जाएगा, फाइट में आएंगे इंडिया गठबंधन? कहीं न कहीं जो चुनाव प्रारंभ होने के पहले जो स्थिति थी इंडिया के लोगों की, उसमें उनके उत्साह में, उनकी प्रेरणा में, उनके मोटिवेशन में कहीं न कहीं फर्क आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ा है, जोश बड़ा है। इस तरह से कुछ प्रदेशों में, से तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में एकजुटता दिखाया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने, उसका उनको लाभ मिल रहा है जमीन पर। लेकिन मैं एक चीज साफ कर दूं नवीन जी, कि जो हमारे मित्र पीयूष जी दावे कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हम ऐसा कर देंगे, उखाड़ देंगे, पखाड़ देंगे, खत्म कर देंगे बीजेपी को, ये उनके लिए दिवा स्वप्न जैसा है। उत्तर प्रदेश में वो वाराणसी से हैं, क्या वो भूल गए हैं कि बनारस में मायावती जी के शासन में या फिर सिंह जी के शासन में जिनके वो साथी हैं इस समय, क्या हालत था बनारस का? बनारस की सड़कों की स्थिति, बनारस के घाटों की स्थिति, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थिति, बनारस में जाम की स्थिति, आज बनारस का विंध्या, एक मिनट ठाकुर साहब आ रहा हूँ। सारी चीजों का जिस ढंग का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है मोदी जी ने वहां आने के बाद, थोड़ा तो इन चीजों को कहने के पहले विचार करना चाहिए। आज से मैं वहीं का रहने वाला हूँ। 1980 के दशक में वहां पे रिंग रोड की आधारशिला रखी गई थी। पंचक्रोशी मार्ग पे थोड़ा थोड़ा कछुआ की चाल से काम होता था, लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते हैं बीजेपी के लोग, उन्होंने पंचक्रोशी मार्ग, बनारस से इलाहाबाद का मार्ग, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बनारस का रिंग रोड, सारी चीजें बना के दे दी। आज आप देखिए, सबसे बड़ी बात मैं याद दिला दूं पीयूष जी को, स्वयं अजय राय जी कह रहे थे अंदर खाने में, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे मित्र हैं, कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को सजा, उनके भाई अवधेश सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में। नहीं तो गुंडो मवाली का ऐसा हालत था कि स्वयं अपनी गवाही देने जाते में अजय राय जी कोर्ट में डरते थे। अगर पीयूष जी जानकारी न हो तो पता कर लीजिएगा। तो कानून व्यवस्था की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा, वहां पे मंदिरों की स्थिति, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट बने, आप इनको अगर सिरे से खारिज करते हैं तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्ट्रिच एटीट्यूड। आप गलतियां निकाल सकते हैं, आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट से आंखें मूंदना हमें नहीं लगता है कि उचित है, और जनता ये सब चीज जानती है। और उत्तर प्रदेश में पीयूष जी, अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, आपने बहिष्कार किया, क्यों किया भाई? भगवान राम से आपका क्या विद्वेष है? नहीं, लेकिन अब तो जा रहे हैं दोनों, राहुल और प्रियंका दोनों जाने वाले हैं। एक अंग्रेजी में कहा जाता है टू लेट टू लिटिल, टू लेट टू लिटिल, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, निशांत ठाकुर जी बोलिए। और शिलान्यास से पहले भी गए थे, तारीख भी नोट कर ले, 15 तारीख मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। और बनारस केवल 2 स्टोटों और फोटो यही चल रहा है। और अब आप कह रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं आप, यही अजय राय जी ने अमूल कारखाना लगाया, उस समय जमीन अधिग्रहण कराई थी, आपको जानकारी होगी। और आज केवल गुजरात के लोग वहां नौकरी पाने लायक है। मुझे आप बता दें कौन बनारस का आदमी वहां पैदा हो रहा है। तीसरी बात आपने कहा, यही ट्रामा सेंटर का उद्घाटन केवल काली का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हमने बनवाया था, ये आपको भी पता है। कमलापति त्रिपाठी जी की देन है ये बनारस रेलवे स्टेशन। अब जवाब दे रहा हूँ आपके एक बात का, सुनते जाइएगा। पूरे लाल अभी मरा है, आपको जानकारी है?
यही 10 लाख बेचारा गटर साफ करते करते, और 10 लाख रुपए यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही नगर निगम दिया, जिसका चेक बाउंस हेडलाइन पढ़ा होगा आपने। आप काशी की बात करें तो मैं जवाब दे रहा हूँ। काशी में अभी भी चलेगा ये बात कर रहा है। क्या स्थिति है आगे पीछे पहाड़िया से बेनीपुर मार्ग पर, क्या गड्ढों की स्थिति है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल, और ये किसी से नहीं पूछा है, यहाँ के स्थानीय विधायक रविंद्र जायसवाल इसी कोविड-19 में जनता को मारने के लिए दौड़ा रहे थे। ठीक है, यही के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, रुक जाइए मुझे जवाब देने दीजिए, इन्होंने बात की है। उन्हीं के फैक्ट्री में तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी की वो एक्सपायरी की, आप काशी की बात करते हैं। काशी इधर किसी से छुपा नहीं है, काशी में मणिकर्णिका घाट की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। विश्वनाथ कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर में पत्रकारों की किस तरीके से इस बार मारा गया ये भी आपको पता है, और वहां के व्यापारियों ने खत लिखा है कि किस तरीके से उनका रोजगार और रोटी छीनी जा रही है। आप काशी की बात करने पर आए हैं, मैं बताऊं आपको काशी की बात, आप मत बढ़िया, इसी बार मणिकर्णिका घाट में मुझे और आपको दोनों को मिल जाना है। ठीक है। पीयूष जी को निशान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, निशान जी बोलिए। इतना समय तो मेरे पास होता नहीं है कि इतनी ज्यादा कि क्या हुआ ये क्या हुआ। मैं इतना जानता हूँ, समाजवादी पार्टी इतना जानती है कि देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लोगों को तंग किया है और आम जनता को तंग किया है। ठीक है, मैंने अभी एक सवाल मेरा उठेगा, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारत से और भारत की जनता से, कि न्यूज चैनलों पास जो एनालाइज बताए जाते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिखवा के बैठाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका कारण है कि आप देखिए, चाहे एयर की चैनल की बात कीजिए या और बहुत सारे, कई बार हुआ है, कई मौके पर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करते हैं, वो कभी जनता के पक्ष की बात नहीं करते। तो आपको बिठाया तो है अपने पक्ष की बात करने के लिए, दो प्रवक्ता बिठाए हैं, और किस लिए बिठाए? तो आप देखिए, भारत के अंदर जो प्रो मीडिया पत्रकारें हैं उन पर पीढ़ी के बाद पीढ़ी दिल्ली का साथी और औरत सभी इस कदर वोटिंग को उत्तर प्रदेश का डाउन जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो उनके अंदर से धर्म युद्ध चल रहा था, धर्म युद्ध के, मैं खुद सनातन धर्म से हूँ, आप खुद सनातन धर्म से है। आप देखिए सब करके बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी पे वोट हुआ है। उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की प्रथम कुर्सी तक रास्ता जाएगा, और उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के रास्ता होते हुए भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की कुर्सी तक इंडिया गठबंधन का साथी बैठा। ठीक है। तपोस पाल जी कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा आप लोग मान नहीं रहे हैं, जमीन पे देखने लगी है ये मुद्दा। देखिए, अभी कुछ देर पहले ये ईवीएम का ठीक रहा बोल रहे थे, अब बेरोजगारी शुरू कर दिया है, फिर उसके बाद ईडी है, फिर सीबीआई है, तो फिर उनके हिसाब से देश चले, कोई कुछ करे ही ना। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा पहले भी था और उस पर कमी आई है, और उसको रिड्यूस किया गया है, और उसको सिग्निफिकेंट वे से रिड्यूस किया गया है। आपने देखा होगा विश्वकर्मा योजना के तहत काफी छोटे छोटे लोन दिए गए हैं, जिससे कि जो छोटे व्यापारी हैं जो स्किल के बेसिस पे अपने आप को डेवलप करते हैं, उसको डेवलप करने के लिए विश्वकर्मा योजना बनाया गया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में काम किया गया है, जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स निकलते हैं, डिग्री होल्डर्स, उसके ऊपर काम किया गया है। और उसके बाद फिर अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्शंस में किस तरीके से ग्रो किया जाए, उस पर काम किया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, एम्स की संख्या बढ़ी है, एम्स की संख्या बढ़ने से क्या होगा, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। हर एक जिले में मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, उससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। पहले ये झोला छाप डॉक्टर, और आपने देखा होगा कई बार कि वहां पे कंपाउंडर बैठे हुए वो दवाई दे रहे हैं और सुई लगाते थे, उससे कई तरीके की चीजें आती थी। तो उत्तर प्रदेश की हालत क्या करके रखे हैं ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें, उनको मालूम होगा आज की डेट में वो सारी चीजें बदली है। ठीक है इंदुकान दीक्षित जी, ठीक है तपोस जी, बात आ गई आपकी। इंदुकान दीक्षित, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि वाकई बेरोजगारी मुद्दा तो कहीं ना कहीं तो है, इसका असर दिख रहा है। लोग भले डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तमाम बातें, लेकिन आखिरकार लोग सोचते हैं कि हमें क्या मिला, हमें नौकरी नहीं मिली, हमें कोई परेशानी तो समझ में आ रही लोगों को। नवीन जी, देखिए एक बड़ी बात क्या है, मैं पहले भी चर्चा में कहीं कह रहा था, ये बात है कि जो उससे पीड़ित है बेरोजगारी के मुद्दे से, महंगाई के मुद्दे से,
ये मुद्दा 2019 में भी था, 19 के बाद भी था, कितने विधानसभा चुनाव आए। जो इससे पीड़ित लोग हैं इस मुद्दे पर वोट नहीं करते हैं। अगर लोग एकजुट होकर एक बार तय कर ले कि इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर ही वोट करेंगे, क्या मजाल है कि सारी पार्टियां मिलकर बेरोजगारी दूर करने के लिए काम नहीं करेंगे? जब पार्टियों को पता है कि इस मुद्दे पर वोट से फर्क नहीं पड़ेगा तो पार्टियां दूसरे मुद्दों पे काम करती हैं। इसलिए सीरियसनेस उसी मुद्दे पे आता है जिस मुद्दे को आधार बना के लोग वोट करते हैं। यह मुद्दा है लेकिन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है वोट का। और एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पीयूष जी जो बातें कह रहे थे, पीयूष जी को पता होना चाहिए कि कितने फ्लाईओवर्स बने थे बनारस में। पीयूष जी को पता होना चाहिए कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे या मड़ुआडीह जो बनारस है, उन स्टेशनों पे एस्केलेटर और लिफ्ट या सुविधाएं कब मिली। मुगल सराय की जो आज दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है उसकी स्थिति कब बेहतर हुई। वहां कैंसर हॉस्पिटल कब बना। सड़कों में कितने सुधार आए। ठीक है, उनको सब पता है दीक्षित जी, लेकिन अब वो प्रवक्ता है, उनका धर्म है अपनी पार्टी का बचाव करना, वो काम तो करेंगे ना वो। खैर चल, आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।